पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है ज़हरा बतूल का। मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा, झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समय से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क के वतन से है, मुझे इश्क की गली से है, मुझे इश्क है तो अली 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 से है। दिल बर अली दलेर अली रहनुमा अली, हाजत रवा हुसैन तो मुश्किल कुशा अली अली अली। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मर से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक और नए एपिसोड के साथ इनाम रमज़ान में। आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी स्किन से रिलेटेड। रमज़ान में क्योंकि बहुत से लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगती है और न्यूट्रिशंस भी वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो भी सफ़र करती है फिर। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं माहिर तिब्ब नबी आगा सैयद ग़ुलाम नबी मूसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे आपके रमज़ान गुजर रहे हैं, कैसे आपके रोज़े गुजर रहे हैं? फजल है, रमज़ान और मौसम दोनों बड़ा साथ दे रहे हैं और बहुत अच्छे खुशगवार मौसम और रमज़ान भी बहुत खुशगवार गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह से रोज़े अफ्तारियाँ और सहरी की दावतें भी खूब चल रही होती हैं। जी ये तो एक सिलसिला है रमज़ान का, दोस्त अहबाब रिश्तेदार
वो मधु करते हैं या फिर आते हैं, तो ये सिलसिला तो लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड बस आगा साहब आपसे मालूम करना था, क्योंकि डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत होने लगती है बीच के टाइम पे। वो सहरी से और इफ्तार के बीच में अच्छा खासा लंबा टाइम होता है, लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं। स्किन भी ज़ाहिर सी बात है, आपकी स्किन भी जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, तो वो भी उस पर सफ़र करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने ग़िज़ा में उनको ऐड कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम इस चीज़ से, इस लैकिंग से बच सकें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखिए, खुदा ने जो ये इंसान का एक जिस्म बनाया है, इसमें बहुत सारी निशानियां दी हैं परवरदिगार ने अपनी कि मेरी कुदरत और क़ुव्वत देखो कितनी है। बेशक। और अगर इंसान उसको देखता रहे तो वो एक लम्हे के लिए भी अपने परवरदिगार की नेमतों से गाफिल नहीं होगा। हमारी बॉडी का जो पूरा सिलसिला है वो इस तरीके से समझें कि एक कैलिब्रेटेड और ऑटोमेटिक है पूरा, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी चेंजेस होती हैं या कोई वायरस इंटर होता है सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए या किसी भी तरीके से, तो हमारी बॉडी के अंदर एक अपना ही डिफेंस सिस्टम है जो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह कोई बॉर्डर्स पे जंग हो रही होती है, तो हमारे फ़ौजी जो हैं वो चाहे किसी भी मुल्क के फ़ौजी हों, वो अपने बॉर्डर और सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। बेशक। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी खुदा ने इस तरीके से सेल्स पहले ही बॉर्डर पर बिठाए हुए हैं कि अगर कोई वायरस या कोई एंटीबायोटिक या कोई ऐसी बीमारी या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो, सबसे पहले उन जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर सेल्स हैं, उनके साथ सामना हो और वो उसको वहीं पे किल कर दें। लेकिन अगर उसका कहीं आगे कुछ मज़ीद हमारी बॉडी में पेनिट्रेशन हो जाती है, अगर किसी की वायरस की या बैक्टीरिया की, तो खुदा ने नेचुरल चीज़ों से उसका इलाज बताया है। अब जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया डिहाइड्रेशन का, उस डिहाइड्रेशन के पीछे भी कुछ वजूहात हैं कि डिहाइड्रेशन होती क्यों है, बिल्कुल उसकी सबब क्या है। क्या हम अपनी खुराक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर वो हाइड्रेट होने के बजाय डिहाइड्रेट कर देती है हमारी बॉडी को। तो हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा देखना होगा और उसका डायरेक्ट लिंक हमारी स्किन पर ज़ाहिर हो जाता है। बिल्कुल, अगर आपका सबसे पहले ही स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाता है। जी ऐसा ही है। अगर आपका जो भी खुराक अगर आप ले रहे हैं उसका भी आपको स्किन पे नुमाया असर नज़र आ जाता है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी आना शुरू हो रही है, तो उस पर भी इसी तरीके से है कि वो आपकी स्किन के ज़रिए से आपको पता लग जाता है। तो स्किन हमारा ऐसा ऑर्गन है कि वो हमारी सारी चीज़ों की, हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या कोई चीज़ एक्सेस है, उसका सब एक यूँ समझे रिज़ल्ट हमारी स्किन के ज़रिए से शो हो रहा होता है। तो हमें चाहिए अपनी खुराक पे नज़र रखें कि हम ऐसा क्या खाते हैं और ऐसा क्या पी रहे हैं अपने सहर व अफ्तार में जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, या अगर कोई मसाइल हो रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रही है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को थोड़ा सा तर्क करें या अपनी डाइट और रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें। एक तो जब हम बात कर रहे हैं स्किन की, तो स्किन में एक तो चीज़ होती है कि आपकी डिहाइड्रेशन है, आपके रिंकल्स उसकी वजह से आपके आ जाते हैं, या और बहुत सी चीज़ें आपके स्किन पे शो होने लगती हैं। लेकिन जब हम उसकी ब्यूटी की सेक्टर की बात करें, तो उसमें जो आप ये बताइए हमें कि जो स्किन ग्लो करने का जो कोई ऐसा नुस्खा हमें बता दीजिए कि जो स्किन रमज़ान में भी और उसके बाद भी ग्लो करती रहे। देखिए, बहुत आसान तरीका है स्किन को ग्लो करने का, डार्क सर्कल्स को रिमूव करने का, नेचुरल है। आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे, जब भी कोई देखे तो ये ना कहे कि ये ड्राई हो रही है और इस तरीके से, और इसको हमें बाहर से किसी भी चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम नेचुरल चीज़ों के ज़रिए से अपनी स्किन को हाइड्रेट भी रख सकते हैं, उसके ऊपर ग्लो भी ला सकते हैं, डार्क सर्कल्स भी रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपनी रूटीन और अपनी डाइट पे देखना होगा कि हमारी डाइट क्या है, हमारी रूटीन किस तरीके से। देखिए, रमज़ान के अंदर एक नींद का स्पेल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जी बिल्कुल, और डिस्टर्ब भी हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी स्किन पे जाता है। आपके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए नींद का प्रॉपर होना वो ज़रूरी है। और दूसरा एक आंसर स्ट्रेस लेवल का, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है
उसकी वजह से भी आपका फेस वो डल डल सा और इस तरीके से ब्लैक हेड्स आना, रिंकल्स हो जाना, ये सारी चीज़ होती है। तो रमज़ान में एक खुदा की तरफ से बरक़ात इतनी है कि अगर आप समझ रहे हैं कि आप कोई डिप्रेशन की तरफ या कोई परेशानी है, तो आप खुदा की तस्बीह का ज़िक्र करना शुरू कर दें। सुभान अल्लाह। जब आप विर्द करेंगे, खुदा के अस्मा में से कोई इसम का नाम लेते रहेंगे, उसकी सना करते रहेंगे, तो आपका जो ये डिप्रेशन या स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारे सुनने वाले इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखें कि जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस की हालत में जा रहे हैं और उस पर आपकी बॉडी पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो आप कोशिश करें खुदा की इबादत में ज़्यादा मशगूल हो जाए। जब आप खुदा के नज़दीक हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी परेशानी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। डार्क सर्कल्स के लिए नींद को पूरा कर दें, और स्किन को ग्लो करने के लिए हम सिर्फ अपने दस्तरखान को थोड़ा सा तब्दील कर दें। हमारे दस्तरखान पे क्या क्या चीज़ें हैं उन पे थोड़ी सी नज़र रखें। हम अगर तली हुई या फ्राई आइटम्स लेते हैं, उससे हमारी स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं। बिल्कुल। और स्किन जो है वो थोड़ी सी रफ सी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका आपके मेटाबॉलिज्म पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, और कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन मुतासर होती है। तो आप कोशिश करें ताज़े फलों का इस्तेमाल करें। फलों का जब आप इस्तेमाल करेंगे, उसकी पूरी एनर्जी आपकी स्किन पर आएगी और आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाएगी। मीट की जगह पे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। इन 2-3 चीज़ों का ख्याल करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो रहेगी। अच्छा, अफ्तारी से लेके सहरी तक, जब हम रोज़ा खोलते हैं और अगला रोज़ा बंद करते हैं, उसके दरमियान कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास पानी पिए, ताकि आपकी बॉडी में अगर कहीं थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन का मसला हो रहा था रोज़े की हालत में, तो वो कवर हो जाए और अगले रोज़े के लिए आपकी बॉडी दोबारा से रेडी हो जाए, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी ना हो, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप इन मसाइल से भी बआसानी छुटकारा हासिल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, चलें, ये तो हमने बात करी अपनी इंटरनल हेल्थ की, और स्किन के लिए भी और डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए भी, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर से अप्लाई भी करी जा सकती हो स्किन पर, वो भी ज़रूर बताइए। मेरे ख्याल से आज आप सारे स्किन के राज जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं, और जी बिल्कुल। अपने नाज़रीन को कह कर आई हैं कि आज मैं स्किन की पूरी डिटेल्स आपको दे दूंगा। बिल्कुल। देखें, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा नुस्खा मैं आज बताता हूँ जो हम सब के घरों में चीज़ मौजूद है, उसको वहाँ से अगर हम इस्तेमाल करें, और वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में खुदावंद ताला ने फरमाया इसके अंदर इतनी खुसूसियात हैं, बल्कि रसूल खुदा ने फरमाया था कि इस इंग्रेडिएंट के अंदर इतनी खुसूसियात हैं, अगर मेरी उम्मत को पता लग जाए तो वो इसको सोने के भाव भी खरीदने से दरेक नहीं करेगी। अब ऐसी चीज़ को मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एंटीसिपेशन बढ़ा रहे हैं हमारी। देखिए, उसका ताल्लुक सिर्फ हमारी स्किन की ग्लो से नहीं है, वो अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है, शुगर लेवल भी ठीक होता है। अगर किसी के कहीं से बाल गिर रहे हैं, उसके पैचेस हो रहे हैं, अगर वो वहाँ पर भी उसको लगाएं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। मतलब इस ऐसे ही नहीं हदीस आ गई कि वो इतनी अगर एक्सपेंसिव भी हो जाए, सोने के भाव भी हो जाए, तो लोग उसको ख़रीदने से दरेक ना करें। उसके अंदर कोई ना कोई तो ऐसे राज होंगे, और वो हमारे यहाँ आम सी है, हमारे घरों में मौजूद है, हम सब उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं पता, इस वजह से उसके फ़ायदे से हम महरूम हैं। हमारे घरों में मेथी दाना होता है। जी बिल्कुल। इस मेथी दाने के लिए है कि इसके फ़ज़ाइल इतने हैं कि ये सोने के भाव भी ख़रीदना पड़ेगी। अब वो क्या करना है, हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, इसको थोड़ा सा भिगो के रखें और फिर उसको ग्राइंड कर लें। जब वो थोड़ी सी नरम हो जाए, उसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बना के आप चेहरे पर लगा लें। ओके। जो डार्क सर्कल्स हैं, जो दाग धब्बे छाइयाँ हैं, जो थोड़ी सी कीलें आ जाती हैं स्किन के अंदर, सारी रिमूव हो जाएंगी विद इन 15 डेज। ओके। इतनी ताकत है इस मेथी दाने के अंदर। बस आपने इसको भिगोना है, पीस लेना है और पीस कर अपने स्किन पे अप्लाई करना है। पेस्ट बना लेना है, पेस्ट बना के आपने उसको अपने स्किन पे लगा देना। और यही तरीका बालों के लिए भी रखना है। बालों के लिए उसमें थोड़ा सा आपने शहद डालना है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक पैचेस ज़्यादा हैं
तो आप 100 ग्राम उसको मेथी दाने को ले लें और जो है 5 ग्राम शहद उसमें इजाफ़ा करें और उसको हल करके अपने जो बाल वगैरह हैं जहाँ से वो गिर रहे हैं उनके ऊपर वो थोड़ा सा लगाना शुरू कर दें। आपके बाल दोबारा से वापस ग्रो करना शुरू कर दें। माशाल्लाह, ये तो बड़ा आसान सा नुस्खा है और हमें आज तक मालूम ही नहीं था इसके बारे में। खुदा की इतनी नेमतें हैं जिनसे इंसान गाफिल है। शायद हमें रखा गया और हमने खुद भी कोशिश नहीं की कि हम उन चीज़ों की अफादियत को मालूम कर सकें। और यही मेथी दाना अगर आप शुगर के पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। और उसके इस्तेमाल का तरीका? उसके इस्तेमाल का तरीका बहुत सिंपल है। रात को भिगो के रखें उसको 2 चम्मच जो है 1 गिलास पानी के अंदर, सुबह उठें उसको उसी पानी के साथ खा भी लें और वो पानी पिए नहार मुँह। तो मतलब कितना, 1 चम्मच? 2 चम्मच मेथी दाने 1 गिलास पानी के अंदर। अच्छा, 1 गिलास पानी के अंदर। उसको रात को भिगोना है और सुबह को उठ के वो मेथी दाने उसी पानी के साथ खा भी लें और वो पानी भी पी लें। सही। आप खुद देखें आपकी शुगर लेवल अचानक से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। नहार मुँह? आप नहार मुँह, क्योंकि ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। जब मेटाबॉलिज्म ठीक होगा आपका पैनक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और वो यही काम करती है आपकी मेथी दाने का। तो इसके फ़वाइद मज़ीद और इतने ज़्यादा है कि अगर आप मुझे कहें कि इस पे गुफ्तगू करें तो मैं कई घंटे इस पे गुफ्तगू कर सकता हूँ। नहीं, आप हमें ज़रूर, हमारे नाज़रीन को भी, और मुझे तो खुद बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। आप ज़रूर बताइए इसके कुछ और फ़वाइद। देखिए, ये सारी चीज़ें खुदा की बनाई हुई नेमतें हैं। बेशक। हम अगर एक एक चीज़ का देखते रहें कि अगर हम फल देखते हैं तो फल के क्या फ़वाइद हैं, सब्ज़ियाँ देखते हैं तो सब्ज़ियों के क्या फ़वाइद हैं, हमारे किचन के अगर आइटम्स देखें तो उनके क्या फ़वाइद हैं। जैसा मैंने आपको सफ़ेद मिर्च का बताया था जी बिल्कुल, कि वो आपके ब्लड प्रेशर को फ़ौरन डाउन करती है अगर किसी का हाई हो। इसी तरीके से मेथी दाना भी यही काम कर रहा होता है, आपकी शुगर को फ़ौरन ठीक कर देगा, आपके बालों के मसाइल को हल करता है, आपको एंटी एजिंग, वक्त से पहले बूढ़ा जो इंसान दिख रहा होता है वो टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से उसको ठीक कर देता है। और दूसरा, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, वेट लॉस भी होता है अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और वो सुबह को इसका इस्तेमाल शुरू कर दे, उसका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो वैसे ही 100 बीमारियों की जड़ होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो खुदा ने इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, तभी तो उस वक्त के ज़माने के तबीब जो है ये काम किया करते थे, नेचुरल चीज़ों से इलाज किया करते थे और इलाज हो जाता था, मर्ज़ ख़त्म हो जाता था, मरीज़ कम थे, तबीब ज़्यादा थे। लेकिन आजकल अगर हम देखें, जितनी लग्जरीज़ हमारी लाइफ में बढ़ गई, हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे हो गए, हमारे लेबॉर्ट्रीज़ अच्छी हो गई, उतने मरीज़ भी बढ़ गए और अमराज भी बढ़ गए। बीमारी को कम होना था, हमने तरक्की की, बीमारी से लड़ने के लिए चीज़ें बनाई, लेकिन बरअक्स बीमारी भी बढ़ी और मरीज़ भी बढ़े। तो हम उसकी मेन इल्लत ये कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स अच्छी बनाई तो हमने अपने घर भी अच्छे बनाए, उसके अंदर लग्जरीज भी डाल दी। हमने लेबॉर्ट्रीज़ अच्छी बनाई तो हमने अपनी वर्क स्पेसेस को भी अच्छा कर दिया। अच्छा, हमने अपनी ट्रैवलिंग को कम कर दिया, ट्रैवलिंग बाय वॉक, चलने फिरने का अमल हमने कम कर दिया। लग्जरीज पे आ गए, गाड़ियों पर आ गए, बाइक्स पे आ गए, तो पैदल चलने वाला आंसर ख़त्म हो गया। तो जब हम फितरत से ऐन मुखालिफत हमने शुरू कर दी तो बीमारियों के करीब होते चले गए। तो हमें नेचर के करीब होना चाहिए, नेचुरल चीज़ों के पास जाना चाहिए, नेचुरल चीज़ों से ही इलाज करना चाहिए। आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ डाइवर्ट हो रही है। बिल्कुल, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। तो लोग देख रहे हैं कि इतना अरसा हम एलोपैथी की तरफ जा रहे थे, केमिकल्स की तरफ जा रहे थे, सिवाय नुकसान के हमने कुछ नहीं पाया, बीमारियां मज़ीद बढ़ती गई। तो दोबारा से वो सारी चीज़ें, आजकल काश्तकारी भी हो रही है तो वो ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है, इलाज हो रहा है तो ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। घर में अगर कोई चीज़ इंसान फल फ्रूट ला रहा है तो वो भी कोशिश करता है कि ऑर्गेनिक लेकर आए। तो अब हमें चाहिए अपनी लाइफ को दोबारा से ऑर्गेनिक की तरफ ले जाए। जो इस्लाम ने कवानीन बताए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उस तरीके से हम अब उन कवानीन को इख्तियार करना शुरू करें। पुरखोरी को ख़त्म करें, कम खोरी ज़्यादा कर दें। मतलब हम ज़्यादा खाने को कम करें। पहले यही होता था कि जो है आप जब
पेट है उसके जो 3 हिस्से अगर कर लें तो खुदा ने कहा है कि एक हिस्सा खुराक के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए, लेकिन हम तीनों हिस्सों को खाने से भर देते हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है लोगों को कि प्यास का एहसास हो रहा होता है, लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि वो प्यास है, वो उसको खाने से ही भर लेते हैं। जी ऐसा ही है। और अगर पानी पिएंगे तो इतना पिएंगे कि वो हलक तक आ जाएगा कि अब उल्टी के सिवा कोई और चारा नहीं रहता उनके पास। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम एतदाल के साथ अपनी ज़िंदगी और रूटीन को गुजारना शुरू करें तो हम बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। और अगर नेचुरल चीज़ों के करीब हो जाए, हमारी बॉडी सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगी, हमारी उम्रें बढ़ जाएंगी। हमारी एज का ताल्लुक भी हमारी बीमारी से है, वरना ये 40, 50, 60 साल तो जवानी के दिन हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी एंडिंग है। अगर कोई 50 क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि ये बस एक्सटेंशन पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं था। आप हमारे पिछले ज़माने के लोग देखें, 1400 साल पहले, वो उनकी उम्रें 90, 100, अगर हम अंबिया की देखें तो 9-9 साल उम्रें हैं उनकी। तो ये ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने। बिल्कुल। और अगर आप गुनाहों से और नेचर के करीब हो जाए, गुनाहों से दूरी इख्तियार करें, आपकी उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक डॉक्टर थे, किसी आलिम दीन की महफिल में बैठे हुए थे, और आलिम दीन जो थे वो तकरीबन कोई 80-90 साल की उम्र के थे, बूढ़े थे, लेकिन बड़े जोश व खरोश से अपना दर्स भी दे रहे थे, अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे थे। और थोड़ी सी उन्होंने देखा कि दर्स के बाद कुछ खाना आया तो वो भी उन्होंने वहीं से खा लिया और फिर दर्स देना शुरू कर दिया, या उनका चहलकदमी थोड़ी सी कम थी। तो डॉक्टर ने ताज्जुब के साथ उनसे सवाल किया कि हम तो पूरी डाइट का ख्याल करते हैं, खाने का एहतियात करते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कम खाते हैं, वॉक करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो हमारी उम्रें अगर देखें हम 50-60 साल से ज़्यादा नहीं जाते, और आप इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल भी कम कर रहे हैं, लेकिन 80-90-100 साल ये बुज़ुर्ग आलिम दीन, ये क्या वजह है इसकी? उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि हम जो मुबाह काम है, जिसका ना सवाब है ना गुनाह है, उसको हम मकरू या उसको हम गुनाह समझ के छोड़ देते हैं और छोटी छोटी नेकियां कमा रहे होते हैं। मतलब गुनाहों से दूरी और सवाब के करीब अगर आप जाते हैं तो आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, ना सिर्फ उम्र बढ़ जाती है बल्कि उम्र में बरकत हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी उम्र है और आप बीमारियों से दूर हैं तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आगा सैयद साहब, आपने आज बड़ी मुफीद हमें बातें बताई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो ये है कि जी आपका इंसान की जो बॉडी है वो बिल्कुल एक पौधे की मानंद है। अगर आप उसमें ज़्यादा वाटरिंग भी करेंगे तो भी वो तबाह हो जाएगा, और कम करेंगे तो भी वो तबाह हो जाएगा। तो इंसान को भी इसी तरह से अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और एक मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए, और हमेशा अपने इसी मुतवाज़न ग़िज़ा के असूलों पर कायम रहना चाहिए। सो आपने तो हमेशा इंटरनल हेल्थ की बड़ी अच्छी बात बताई, हमेशा फ़ोकस किया है फ्रूट्स पे, हमेशा फ़ोकस किया है वेजिटेबल्स पे, और आज तो आपने बहुत ही मुफीद मशवरा हमें दिया जो स्किन की एप्लीकेशन लगाने का है, और उससे बहुत से फ़वाइद हमें मिल रहे हैं। तो हम इसी चीज़ को अभी हम और कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आगे भी, कि हम और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारे किचन में, हमारे गार्डन्स में, जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। अब ब्रेक के बाद आएंगे अपने एक मेहमान की तरफ, बल्कि आज के जो मेहमान हैं वो बड़े मज़े के और बड़े क्यूट से मेहमान हैं, आपसे ज़रूर मिलवाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।
नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम ब्रेक से वापस आए हैं अपने सेगमेंट मेहमान रमज़ान में। रमज़ान की एक्साइटमेंट का लेवल जितना बच्चों में होता है उतना किसी और में नहीं होता। उनकी प्रेपरेशंस भी बड़ी मज़े की होती हैं और उनके लिए जो फ़ीस्ट रेडी होता है वो भी बड़े मज़े का होता है। तो आज ऐसे ही हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम आपका तारुफ भी कराते हैं और ये भी मालूम करते हैं कि वो ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आज हमने उनको यहाँ पे मदऊ किया है। तो मिलते हैं जी ताहा रिजवी और एहसन रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ताहा रिजवी कौन है, हाथ उठा लें, और एहसन रिजवी कौन है? चलें ठीक है जी। अब आप दोनों बताइए, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग टू गुड माशाल्लाह से। चलिए, ये बच्चे हमारे साथ पिछले रमज़ान में भी थे और ताहा का पहला रोज़ा था, उन्होंने रोज़ा रखा था पहली दफ़ा। पिछले साल था वो। पिछले साल था। ओके, सो अभी कैसे आपके रोज़े चल रहे हैं? पूरे रोज़े जा रहे हैं जी। और खाने में क्या मज़े का मिल रहा है आपको? एवरीथिंग। अच्छा, आप बताइए। सेम है। रमज़ान गोइंग माशाल्लाह टू गुड। और एक जो रमज़ान का कमरा का रोमा होता है और फिर जो अफ्तारी की खुशी होती है वो तो आपको पता ही है। बाकी ये कि जो खाना है जो रिस्क है माशाल्लाह, अफ्तारी के जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं बड़े मज़े के होते हैं, बड़े सब्र वाले और बड़े मज़े के होते हैं। और फिर जब अफ्तारी का टाइम हो जाता है तो वो एक अलग ही खुशी होती है। हदीस नबी से भी साबित है और ये एक वैसे भी इंसान को दिल से खुशी होती है कि जब पूरा दिन बंदा भूखा और प्यास से ढाल होता है, अफ्तारी करता है, तो एक अलग ही सेगमेंट, एक अलग ही खुशी होती है इंसान को। बिल्कुल ऐसे ही। कौन सी क्लास में ऐसा आप? इस बार 9th AKU। ओके, और आप? आई एम इन 5th ग्रेड। चले, 5th ग्रेड वालों के तो फिर भी आसानी है, 9th वालों के तो बोर्ड जाने वाले हैं। तो उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? इट्स गोइंग माशाल्लाह टू गुड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत अच्छी हम खबर सुनेंगे जल्दी आपके इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ऐसा और क्या चल रहा है आपके? सो रिसेंटली मैंने जिस प्लेटफॉर्म से मैंने पहले और भी सारे कोर्सेज़ किए थे, एडिटिंग के, डिज़ाइनिंग के, वहीं से मैंने एक वीडियो एडिटिंग एंड व्लॉगिंग का भी कोर्स किया। तो उसमें मुझे चीज़ें सीखने को मिली कि जब आप एक वीडियो बनाते हैं उसकी बेस शूटिंग और स्क्रिप्टिंग हो जाती है, तो एडिटिंग में आप उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट्स बनाते हैं, क्या चीज़ें आप उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो टू यू कैन से लुक बेटर अदर देन सीइंग इट एज अ रॉ वीडियो एंड देन एज एडिटेड वीडियो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने माशाल्लाह सीखी और इससे मुझे एक फ़ायदा स्विफ्ट बहुत ज़्यादा ये मिला कि इससे मेरी एक तो एडिटिंग जो है वो हैंडल हो गई और दूसरी चीज़ कि मैं उसको अब सही से मैनेज कर पाता हूँ। एंड करंटली मैंने डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की तरफ भी अपना जो है थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए हैं। एंड अब मैं चाहता हूँ कि फैक्ट्स और सोर्सेस के ऊपर जो बातें होती हैं, अब मैं भी उन्हीं बातों का करने वाला, उनको लोगों तक पहुंचाने वाला, सच का कहने वाला अब बन जाऊं इंशाल्लाह। उसी रेस में भी चलूं। आपका अपना एक एंगल होगा जो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे किसी भी न्यूज़ का। तो हम करंट अफेयर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, करंट अफेयर्स पे मैं बात करूंगा। अलबत्ता हमारा जो पास्ट है उस पर भी। देखिए, डॉक्यूमेंट्री बेसिकली क्या होता है कि फैक्ट्स और सोर्सेज के ऊपर अगर आप किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं ना, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्री ही बन जाती है। दैट इज़ ऑल। बस ये है कि आपके पास रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, सबसे बढ़कर कम्युनिकेट करना आना चाहिए। दैट्स ऑल। तो हम क्या आप में अपना आने वाला एक बड़ा प्रोमिनेंट सा कोई जर्नलिस्ट देख रहे हैं या हम कोई डायरेक्टर देख रहे हैं? जो आपको सूटेबल लगे। मेरी नज़र में तो बस कंटेंट ही है जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन पे आपका ज़्यादा फोकस है? उसी की तरफ। ठीक है जी। ताहा, आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है? अभी फ़िलहाल आई लव टू डू स्केटिंग। हमारे स्कूल में क्लासेस होती हैं वेडनेसडे को। आज ऑफिशियली वेडनेसडे था। फर्स्ट यूनिट होता है यहाँ पर टैekwondo और स्केटिंग की कराई जाती है। स्कूल से पहले 2 में जब था मैं, उस वक्त मैंने क्लब में स्टार्ट किया था। जो हमारे सर हैं जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, स्केटिंग करवाते हैं, वो हमें क्लब में भी कराते थे। इत्तेफाक हुआ ये कि वो हमारे स्कूल में भी टीचर थे। अच्छा, स्केटिंग बहुत कम बच्चे यहाँ पर स्केटिंग करते हैं, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ क्रिकेट चलता है। गली कूचे में हर जगह पर क्रिकेट चल रहा है। तो आप लोगों का क्रिकेट के बजाय स्केटिंग पे फोकस होना वैसे भी ज़रा थोड़ा सा नीश एंड रेयर है। तो ये इसका शौक़ कहाँ से डेवलप हुआ? जब बाबा ने हमारा एडमिशन कराया था पहले, तो उस वक्त मुझे बोरियत होती थी करते हुए, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड अप होते गए तो फिर मज़ा आने लग गया करने में। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब हमने CVU पे हम लोग साइकिलिंग के लिए गए। वही बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हम साइकिलिंग के लिए गए। जब हम पहुंचे तो सुबह के वक्त वो लोग साइकिल पे, बहुत सारे जो उनका ग्रुप था वो निकल चुका था एंड मोस्टली बाहर से आ गए थे, तो सब निकल चुके थे।
हम जब पहुँचे तो वहाँ अकेले रह गए। अब क्या हुआ कि हम मम्मा ने कहा कि भाई आप और ताहा स्केट्स पहने, और मुझे याद है हमने जिस पूरे ट्रैक पे साइकिलिंग होनी थी हमने पूरा स्केटिंग की थी फिर साइकिलिंग की थी। बहुत तो आप भी स्केटिंग करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अभी स्केटिंग में ज़्यादा है या कि किसी और मैं स्पोर्ट क्रिकेट में ज़्यादा था। स्केटिंग इज़ यू कैन से सेकेंडरी है कि मैं वो भी कर लेता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज वेट का डिसएडवांटेज है कि मैं उस तरह नहीं कर पाता कि जिस तरह स्टर्स लोग कर पाते हैं। लोग जंपिंग, क्रिकेट इसमें भी खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, वो उनसे थोड़ा सा दूर हूँ बिकॉज मुझे गिरने का खतरा रहता है। लेकिन ये कि स्केटिंग कर लेते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, जो गिरता है वही सीखता है। गिरता है वही सीखता है। स्केटिंग में मैं गिरा हूँ, मतलब आप समझ सकती हैं कि बेसिक लेवल भी कवर करने के लिए मैं अच्छा खासी बार गिरा हूँ, बहुत बुरी तरह भी गिरा हूँ और हल्के से भी गिरा हूँ। लेकिन ये कि स्केटिंग है कि मैं कर सकता हूँ। रोड्स पे थोड़ी सी और मुझे मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव लेफ्ट स्केटिंग। उसके बाद फिर क्रिकेट की तरफ आ गए हम लोग। स्केटिंग में वैसा ध्यान मेरा रहता ही नहीं है। कौन सा आप फील्ड आपने चूज़ करी है अपने लिए? बैट्समैन हैं, बॉलर हैं? एक गली क्रिकेटर आप समझ सकती हैं, एक गली क्रिकेटर क्या कुछ कर सकता है जब एक बॉलिंग कर सकता है वो बैटिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छी बात है। फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हमारे यहाँ वैसे भी बहुत कम है, बिल्कुल रुझान नहीं है। इवन मैंने मुझे याद है मैंने फाइनल अपना प्रोजेक्ट जब इस पर बनाया था तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स को ही एज अ कोर फाइनल प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया था बिकॉज पाकिस्तान में इसका कोई रुझान नहीं है। क्रिकेट का तो फिर भी हम देखते हैं, लेकिन और किसी सब्जेक्ट और किसी स्पोर्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं है, वो बहुत वास्ट टॉपिक है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सिलेक्टर्स जो हैं वो पता नहीं कौन सा लफ्ज़ तारी हुआ है दैट दे कैन नॉट सेलेक्ट, दे कैन नॉट चूज द एक्यूरेट टैलेंट फॉर द एक्यूरेट स्पोर्ट। अभी वैसे भी हमारे दिल दुखे हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। मत मुझे भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछ रही, मेरा अपना दिल भी बहुत दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम स्केटिंग पे फोकस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्केटिंग पे अब आपका नेक्स्ट क्या है लेवल, क्या अचीव करना है, क्या अनलॉक करना है लेवल? जब मेरी स्केटिंग का ग्रेड ऊपर हुआ था तब भी ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट हो गया था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन जो इंटरेस्ट बढ़ा वो 5 क्लास के हमारा एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ हमारे सिलेबस में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सो कॉल्ड PBL। इसमें एक टर्म में पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, पूरे एक टर्म में, फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, एक टर्म में पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता था। पहला तो हमारा एक चैप्टर आया जिसमें हमें चूज़ करना था उसमें मुझे बहुत कम काम था क्योंकि मैं उसमें कोई ग्रुप्स का लीडर नहीं था। इस बार जो आया वो था स्पोर्ट्स के ऊपर। हमारे 3 यूनिट्स होते हैं पूरे वीक में, इंग्लिश PBL, साइंस PBL एंड SST PBL। अलग के जैसे साइंस में बायो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, SST में सोशल के बारे में पढ़ाते हैं कि वहाँ पर कैसे होता है, और इंग्लिश में थोड़ी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जाती है इन दोनों के मुतालिक। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे, जब मैंने एसएम के साथ ये ओलंपिक्स देख रहे थे 2024 का समर ओलंपिक्स, जब अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला था, मुझे लगा कि अरशद नदीम पाकिस्तान के मुझे लगा अरशद नदीम के बहुत अच्छे वो होंगे, उनके पास पर वो फंड्स भी होंगे और उनको फंडिंग मिली होगी। लेकिन जब इस चैप्टर में हमारे जो मेन थे ना, हमने शुरू में जिन एथलीट्स के बारे में पढ़ा था, नंबर 1 अरशद नदीम थे। और जब मैंने उनके बारे में पता, रियली दुख हुआ कि उनके पास कितनी लैक ऑफ अचीव फंड्स थे, लेकिन फिर एसेट्स थे, फंड्स थे, लेकिन फिर भी उनने अपने आप को डेवलप किया। और आज वो आखिरी में जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे 2024 समर ओलंपिक्स में, तो उनसे वो मिले थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उनने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो आज से उन पे सारे वो इन्वेस्ट करेंगे जितने भी वो गेम्स खेलेंगे, और इसी वजह से हो सकता है उनको जोश आया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरशद नदीम देखिए हमारे यहाँ की एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं और एक सक्सेस स्टोरी है। तो आपने जब उनके बारे में पढ़ा, डीप डाउन आप गए, आपने उनको रिसर्च किया, उनको पढ़ा, तो क्या आपको रिजल्ट मिला, आपको क्या लेसन मिला वहाँ से? रेजिस्टेंस, दैट वी शुड नॉट, हमें हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड नॉट गिव अप। जब उनके जो फादर थे वो रिटायर्ड कंस्ट्रक्ट वर्कर थे और वो मियाँ चानू में पैदा हुए थे, और उनके जो लैक ऑफ एसेट्स थे, लैक ऑफ फंड्स थे उनके, मतलब वो लोग बहुत गरीब फैमिली से थे, लेकिन फिर भी उनके फादर ने उनको ट्रेन किया। जो उन्होंने फर्स्ट खेला था वो अफ्रीकन नेशनल स्पोर्ट्स में खेला था, जहाँ पर उन्होंने 78.38 माइल्स मीटर्स के आगे तक फूका था। और फिर डायरेक्टली उसके बाद थोड़ा उन्होंने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिसिंग की, और जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर जब वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पर उनसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिले, और फिर उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि वो उन पर फंडिंग करेंगे। और उसके बाद जब वो समर ओलंपिक 2024 में परसीट हुए तो उनने वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो आपको ज़रा सी चाहिए होती है अप्रिसिएशन, और इंसान कुछ का कुछ बन जाता है, कहीं बहुत कुछ अपने अचीवमेंट्स अनलॉक कर लेता है।
तो ऐसा आप बताइए, आपका कोई, जैसे आप डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आप कहाँ पर उसको अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ को, अपने वर्क को डिस्प्ले करते हैं? आई वुड से इट इज़ रफ्तार, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग चैनल्स पाकिस्तान के, जिनको देख के एक आइडिया होता है कि यार डॉक्यूमेंट्री मेकिंग होती क्या चीज़ है। मतलब द वे दे अरेंज द हुक्स, द वे दे इंडल्ज अस इन द स्टोरी, वो एक तरीके से हमने इस कदर उस स्टोरी के अंदर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इंडल्ज कर देते कि हमें लगता है जैसे हम अपने सामने चीज़ें देख रहे हैं। एंड यू कैन से जब वो जो मेहनत है वो स्टोरी टेलिंग, काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है? अपना स्टार्ट किया है मैंने, इंशाल्लाह ताला उस पर मज़ीद जो आपने बताया करंट अफेयर्स पे, उसी पे ही मैं परस्यू करूँगा और इंशाल्लाह ताला उस पर मैं काम जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। बिल्कुल। तो उसमें अभी हमने कोई जाकर कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं? अभी नहीं है उस पर, अभी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अभी इट इज़ अ वेरी फ्रेश स्टार्ट। मुझे बस इनिशियल एकदम से आइडिया आया जब मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखना स्टार्ट किए हैं ना, मुझे समझ में आया द वे उन्होंने, जैसे उनकी कराची के ऊपर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कराची को किस तरह क्या हो गया, और द वे उन्होंने फैटल क्रैशेस ऑफ एयरप्लेन्स और बहुत सारी चीज़ें जिनको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिस ऑफ इंटरव्यूज़ ऑफ द पर्सनालिटीज़, और उन लोगों के बेसिस पे, उन लोगों की बातों के बेसिस पे क्या है, उनके फैक्ट्स के ऊपर क्या कि जिन्होंने वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह फेस की होती है, और दैट इज़ व्हाट which makes the documentary different from others। अगर आप कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर हर रोज़ एक नई स्टोरी जनरेट हो जाती है, और अभी भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बहुत हार्ट रेंचिंग हैं, लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, बड़ा सीरियस एस्पेक्ट हो गया आपका कि जी आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप फिल्म मेकिंग की तरफ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री वगैरह की तरफ या मेकिंग की तरफ जब आप जाते हैं, फिल्म मेकिंग, तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, आप लोगों को हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, और जैसे ताहा हंस रहे हैं, बहुत अच्छा हंस रहे हैं, तो जब ये मुस्कुराहटें जो हैं ये आपकी बिल्कुल कायम रहनी चाहिए, तो उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है कुछ कॉमिक फैक्टर भी होता है जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए बच्चों के लिए। और आपके अराउंड बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कुछ करना चाहते होंगे, बनना चाहते होंगे, उनकी स्टोरीज़ हैं, तो कोई हैं आपके आसपास ऐसी स्टोरी जिसको आप इंस्पिरेशंस की कैटेगरी में डाल सकें? I have seen a latest, you can say indulging, एक rising talent है, I think so, her name is Sarah Explains, and there are some rumors कि उन्होंने भी रफ्तार के साथ काम किया है, so she is also currently making, and उन्होंने भी recently start किया है, so मैंने उनकी भी देखी हैं, साथ रफ्तार की ज़्यादा देखी हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन उनसे भी मिली है, और मैं देखता हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो why not me। बिल्कुल बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लेकिन ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्री की बेस से होती है कि आपका जो स्टेटमेंट है ना वो फैक्ट्स और सोर्सेज से या तो किसी स्पोक पर्सन की बातों से साबित हो, तो फिर उस जो डॉक्यूमेंट्री को जो एक असल खूबसूरती है ना वो उसी वक्त आती है कि जब जो देखने वाला है ना बोले कि हाँ यार ये वाकई में साबित तो है, सच बोल रही है, फिर वो लोग उसको फॉलो भी करते हैं। फिर एहसन रिजवी को हम अगले 10 साल में कहाँ देख सकते हैं? At least you can see me with Raftar or competing with Raftar, inshallah. Okay. Inshallah. So making news and making documentaries. Inshallah. इसी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हो? बिल्कुल। चलिए, आपको हम कहाँ देख सकते हैं? आपको 10 के बजाय आपको हम 15 के बाद कहते हैं, 15 के बाद हम कहाँ देख सकते हैं? अभी तो मेरा गोल स्केटिंग है, लेकिन आई वांट टू बी एडमिटेड इन पाकिस्तान आर्मी। ओके, सर्विंग द नेशन राइट फ्रॉम द फ्रंट। चलें, ये तो बड़े अच्छे आप लोगों के हैं, इरादे अल्लाह में आप लोगों को कामयाब करें उसमें। अच्छा, जब हम वापस आते हैं थोड़ा रमज़ान की तरफ, हम बिल्कुल ऑफ टॉपिक चलेंगे। जी बिल्कुल, नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके हम देख सकें कि उन्होंने आगे फ्यूचर में अपने आप को किस तरह से डेवलप करना है। तो बिल्कुल, अभी तो रमज़ान चल रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा चल रहा है। मौसम अच्छा चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहे हैं साथ साथ रोज़ों के, दिन में थोड़े बहुत चलते हैं, शाम में ही होते हैं, घर जाके फिर सामने दस्तरखान लगा हुआ देखते हैं तो एक वही अलग बूस्ट आ जाता है कि चलो अभी इफ्तारी का टाइम हो गया, अब खेल लिया है तो रोज़ा लग भी रहा तो अभी खुल जाएगा। दिन में हम लोग नहीं खेलते, दिन से थोड़ा गुरेज करते हैं, तो रोज़ा लगेगा तो फिर टाइट वाला लगेगा आपको, फिर सही से ना फिर आप समझ सकती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी आप लोगों के आने का, और हमें अपनी जितनी भी आप लोगों की आगे फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, हमसे शेयर करने का। उम्मीद है कि हमारे और बहुत से जो नाज़रीन बच्चे हैं वो उसको देखकर ज़रूर इंस्पायर होंगे
और कोशिश करेंगे कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ और बहुत कुछ अचीव कर सकें आप लोगों की तरह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने देखा कितने प्यारे से और मासूम से हमारे नौनिहाल ये बच्चे हमारे साथ थे और उन्होंने कितनी प्यारी बातें करी। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चलेंगे अपने किचन की तरफ, देखते हैं आज क्या बन रहा है हमारे लिए। थैंक यू ज़ोफ़िशा। मैं हूँ शेफ़ बख्तावर हसन और मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान की कुलिनरी स्टूडेंट हूँ। आज हम बनाएंगे वेज एंड एग्स सैंडविच। उसके लिए मैंने लिया है ब्रेड, ये मैंने अभी प्रिपेयर किया है। इसके अंदर हमने कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज यूज़ किया है। इसके अंदर हमने बॉयल एग्स यूज़ किए हैं। उसके लिए हमने योक और वाइट्स को अलग कर लिया है बॉयल करके। उसके अलावा इसके अंदर चीज़ यूज़ होगी। अच्छा, हम सबसे पहले लेंगे ब्रेड। ब्रेड को मैंने ऑलरेडी इस पर बटर लगा लिया है। ब्रेड के चारों कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ये स्प्रेड लगाएंगे। इस स्प्रेड के लिए मैंने अब जैसे आपको भी बताया कि कैप्सिकम यूज़ किया है, कैरेट यूज़ किया है, कैबेज यूज़ किया है, एग वाइट्स और एग योक्स यूज़ किए हैं। एग योक्स के लिए मैंने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया था पहले से ही। एग योक्स को मैंने अच्छे से फोर्क से स्प्रेड कर लिया था। उसके अंदर मैंने मेयोनेज़ डाला था। सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालेंगे। 2 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने क्रीम चीज़ यूज़ की थी एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके अलावा हमने कैप्सिकम एक ली थी, उसे अच्छे से फाइन स्मॉल साइज़ डाइस कट कर लिया था। कैरेट स्मॉल साइज़ में कट कर लिए थे। कैबेज स्मॉल साइज़ में कट कर लिए थे। और इन सब को कट करने के बाद हमने एग वाइट्स जो बॉईल की थी उनको फाइनली चॉप कर लिया था। जैसा आप देखेंगे कि ये हर चीज़ बहुत अच्छे से फाइनली चॉप हुई है। ठीक है, फिर हमने एग योक्स एंड एग वाइट्स और तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग ऐड की ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर एनहेंस हो जाए। उसके बाद हमने बटर लगाया है ब्रेड पे और इसके चारों कॉर्नर्स को कट कर लिया है एक अच्छा सा फिनिश सा लुक देने के लिए। अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर। ये बहुत हेल्दी, बहुत यमी सैंडविच होता है। इसे खा के बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और एक बहुत अच्छा सा मतलब फ्रेश सा सैंडविच है। इसे आप
अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसको अपनी इफ्तार पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं एंड ये विदिन 10 to 15 मिनट्स बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। इसके अंदर चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप बहुत अच्छा लगता है चीज़ खाना, यू कैन ऐड चीज़, और विदाउट चीज़ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्प्रेड इतनी यमी होती है, इतनी क्रंची होती है, इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ हो रहे होते हैं। और अब हम इसमें ऐसे चीज़ ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको ओवरफिल करिएगा नहीं, वरना ये ऐसे पूरा बाहर गिरने लगेगा और आपकी ब्रेड सॉगी सी होने लगेगी। जस्ट नॉर्मल फिल कीजिएगा ताकि अच्छा सा एक प्यारा सा सैंडविच आपका रेडी हो जाए, जैसे हमारा रेडी हुआ है। इसके अंदर आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपको, और अगर कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो नहीं खाते, इसलिए मैं अभी इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे पर्सनली केचप इतनी अच्छी नहीं लगती। और अब हम इसको ऐसे ट्रायंगल में कट करेंगे बहुत प्यार से ताकि आपकी ब्रेड ख़राब ना हो। और ये देखिए कितना अच्छा और कलरफुल सा लग रहा है। हम इसे ऐसे प्लेस करेंगे। इफ्तार टाइम में आप इसको पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और एक आपको टिप दूंगी, इसको आप ना बनाने के बाद ऐसे हवा में बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा, इसको लाजमी रैप कर दीजिएगा, क्लिंग रैप या फिर किसी टॉवल से रैप कर दीजिएगा ताकि इसकी जो ब्रेड है ये ड्राई ना हो, आपको खाते हुए अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट फील हो और मज़ा आ जाएगा आपको ये खाकर। इतनी अच्छी, इतनी यमी, इतनी हेल्दी रेसिपी है ये। इसमें आपको वेजिटेबल्स भी मिल गए, एग्स भी मिल गए और बटर भी आ गया। और आई होप आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी फैमिली में तो ये सबको बहुत पसंद है, सब मुझसे कहते हैं कि आप हमें बार बार बना कर खिलाएँ। ये देखिएगा, आप बस इसमें ज़्यादा ओवरफिल मत कीजिएगा, ठीक है। और हम इसको प्लेटिंग कर रहे हैं। ये हमने चीज़ लगा दी, ये ब्रेड आ गई एंड you are हम साइड में थोड़ा सा केचप डाल देंगे। थैंक यू।